सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, चाहे बीए ऑनर्स की, बस सेमेस्टर 5th के अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत लोगों ने जो जीई है तो जीई में अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म सब्जेक्ट ले रखा है। तो इसकी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, तो ये जो सीरीज है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म की मैं आपको करा रही हूँ। और तो हमने फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल की पे आप जाके यूट्यूब पे आप लिख सकते हो रूमा जैसवाल प्लेलिस्ट अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म, तो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। तो ये वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म का। इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारा फर्स्ट और जो हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन था उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, डेवलप कैसे हुआ था, और उसका डिक्लाइन और उसकी कंटिन्यूटी को पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट एंड सेकंड अर्बनाइजेशन इंडिया में जब हुआ था, तो फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन है उसमें हमें हड़प्पा एंड राखीगढ़ी जो है वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन के अंदर आती है, और जो सेकंड अर्बनाइजेशन आती है वो आती है मथुरा, सोपारा एंड कांचीपुरम के अंतर्गत। तो आज हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए पर्सनली तो आप टेलीग्राम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड 50 रुपीज़ में मैं आपको ऑल यूनिट्स दे दूंगी। इसके ऑल यूनिट्स की जो नोट्स है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। आप बस टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको 50 रुपीज़ में पर्सनली मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो अर्बनाइजेशन थी उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, यानी प्रथम और द्वितीय शहरीकरण का। तो भारतीय इतिहास में प्रथम और जो द्वितीय शहरीकरण की जो घटना है वो महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित हुई है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड अर्बनाइजेशन है वो जो इम्पोर्टेंट, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसमें, इंडियन हिस्ट्री में। तो इन दोनों शहरीकरणों की जो टाइम पीरियड है, अवधि को टाइम कहते हैं, तो इन दोनों जो अवधि है यानी टाइम पीरियड है उसमें भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति और यहाँ का व्यापार और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो अर्बनाइजेशन है यानी शहरीकरण जो है उसने भारत की भारतीय समाज को, संस्कृति को, भारत का जो व्यापार और भारत का जो राजनीतिक था इस समय का, जब ये फर्स्ट एंड सेकंड अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण चल रहा था, उसको प्रभावित किया है। तो प्रथम शहरीकरण जो है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये। तो हम जिसमें हड़प्पा एंड राखीगढ़ी को पढ़ेंगे, जबकि द्वितीय जो शहरीकरण है वो महाजनपद काल में आता है, जो कि गंगा नदी के क्षेत्र में उभरा था दूसरा शहर, जो कि महाजनपद काल के, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है और उसके कई सालों बाद महाजनपद काल में हमें दूसरी बार भारत में शहरीकरण देखने को मिलता है। तो यह दोनों शहरीकरण इन कालों में उत्पत्ति हुई, इनकी विकास और इनका पतन और इनकी जो कंटिन्यूटी थी यानी निरंतरता थी, उसकी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है जो हम पढ़ेंगे। इनके अध्ययन से हमें भारत की प्राचीन सभ्यता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। इन टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण नगर थे हड़प्पा, राखीगढ़ी, मथुरा, सोपारा और कांचीपुरम, ये आते हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन से, यानी जो प्रथम शहरीकरण है उससे। तो जो प्रथम शहरीकरण है उसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन, डेवलपमेंट और डिक्लाइन एंड कंटिन्यूटी का हमें केस स्टडी करना है, यानी हड़प्पा और राखीगढ़ी का केस स्टडी करना है। तो हड़प्पा और राखीगढ़ी क्या था, ये फर्स्ट क्या था, शहरीकरण था भारत का। तो प्रस्तावना जानते हैं। तो मानव सभ्यता का विकास समय के साथ अलग अलग चरणों में गुजरा, यानी शुरू से हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री हो चाहे कोई भी हिस्ट्री हो, चाहे ह्यूमन, मतलब जो मानव का जो सभ्यता का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो चरण हमें देखने को मिलते हैं, स्टेप्स, वो शहरीकरण होते हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण चरण अगर भारत के विकास में, सभ्यता में हमें देखने को मिलता है वो शहरीकरण ही है, इसलिए हम शहरीकरण को पढ़ते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। तो हड़प्पा और राखीगढ़ी इस शहरीकरण के दो प्रमुख स्थल हैं जो कि फर्स्ट शहरीकरण में आते हैं।
जो हमें सभ्यता की उत्पत्ति, विकास, पतन और इसकी निरंतरता की झलक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है शहरीकरण की। इसमें हम इन स्थलों के माध्यम से शहरीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन, फर्स्ट शहरीकरण का इंट्रोडक्शन जान लिया। तो फर्स्ट जो शहरीकरण थी यानी फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन थी उसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं अब, यानी ओरिजिन। तो हड़प्पा और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब महत्वपूर्ण जो शहर था वो राखीगढ़ी और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा था, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व में उभरा था। मतलब जो ये फर्स्ट जो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, यानी फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हमें मिलता है वो 2600 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब कितने सालों पहले। इस सभ्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण जो थे वो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी थे। मतलब ये जो शहरीकरण हुआ था और ये जो सभ्यता बसी थी, क्यों बसी थी, इसका मेन कारण था ये सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के जो किनारे के क्षेत्र थे वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हुए थे इस नदी के कारण, और यहाँ की जल उपलब्ध भी लोगों को थी। अब देखिए, कभी शहर बसाने के लिए तो क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है। तो सिंधु नदी घाटी के आसपास का पहली बात तो क्षेत्र उपजाऊ था, एक कारण हो गया लोगों को खेती करने का, खाने पीने का, लोगों को सामान मिलने लगा खेती से, उपजाऊ भूमि थी, और बेचने का भी साधन मिलने लगा। दूसरा, यहाँ सिंधु घाटी की पानी इतना अच्छा था कि पीने की उपलब्धता थी, तो लोग को पानी भी मिल गया, खाना भी मिल गया और पानी भी मिल गया। अब दूसरा, ये नदी है, इस नदी में नाव चला के लोग व्यापार भी कर सकते थे। तो तीसरा कारण हो गया व्यापारिक मार्ग। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कारण ये मिले इन लोगों को, तो इन लोगों ने यहाँ पे शहर बसा लिया। यहाँ पर लोगों को कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार में संलग्न देखने को मिलता है। मतलब अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता या राखीगढ़ी पढ़ते हैं, फर्स्ट जो शहरीकरण पढ़ते हैं, उसमें हमें कृषि भी देखने को मिलती है, पशुपालन भी, और शिल्प भी, और व्यापार, ये सब हमें देखने को एक साथ मिलता है, जिससे शहरीकरण की शुरुआत हुई है। तो इसी को हम कहते हैं कि हाँ, हमें शहरीकरण की शुरुआत हमें देखने को फर्स्ट टाइम मिलती है। उस समय हम उम्मीद नहीं कर सकते कि शहर बस सकते हैं, पर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सारे काम हो रहे हैं जो कि शहर में होते हैं। तो हड़प्पा में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से बसने की जो शुरुआत हुई थी, तो जहाँ पर घर, सड़कें, जल निकास व्यवस्था और विशाल ग्रीनरी के अवशेष मिले हैं। यानी हमें कैसे पता लगता है कि शहरीकरण, तो जब हमने खुदाई करी तो हमें पता लगा कि वहाँ पे पक्की ईंटों के घर है, जो कि उस समय पक्की ईंटों के घर, देखो अगर आप भी अब गाँव में देखो, चाहे वैदिक काल में भी हम देखते हैं तो झोपड़पट्टी या मिट्टी के हमें घर देखने को मिलते हैं। पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2600 ईसा पूर्व में पहले की है, फिर भी क्या है, हमें पक्की ईंटों के घर देखने को मिलते हैं। तो सोचो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा थी उस समय। और जल निकास प्रणाली, आज देखा है गांव में आपको ऐसे निकास प्रणाली जल नहीं मिलेगी, जो दिल्ली या आप विदेशों में जाओगे तो अंडरग्राउंड से क्या करते हैं, नाली को निकाला जाता है। जैसे दिल्ली में अब होगी अंडरग्राउंड से नाली है, तो ये नाली आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, जल निकास प्रणाली। तो सोचो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी, तो है ना शहर। फिर उसके बाद विशाल गैनरी हमें देखने को मिलता है कि जो फूड है ना, उसको क्या करते थे लोग, स्टॉक रखते थे फूड रखने का, हमें अन्नागार ये देखने को ये सब मिला है। इसके अतिरिक्त जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी में जो हमें सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी तरह हमें राखीगढ़ी में भी देखने को मिलती है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण भाग का विकास को ही राखीगढ़ी कहा जाता है। वहां भी समाज का स्वरूप लगभग एक ही समान था जैसे हड़प्पा में था। तो राखीगढ़ी में भी प्रमुख वस्तु संरचना, शिल्प कला और व्यापारिक गतिविधि का प्रमाण मिला है, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे क्या हुई थी, शहर की उत्पत्ति हुई थी 2600 ईसा पूर्व में। तो अब हम जानते हैं फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन था, यानी फर्स्ट जो शहरीकरण था, उसका विकास कैसे हुआ था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो फर्स्ट जो सिविलाइजेशन था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो अपने शहरीकरण की शिखर पर तब पहुंची जब लोगों ने समृद्ध व्यापार और सामाजिक तंत्र विकसित किया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, देखो विकास तब हुआ जब लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया और समाज में मतलब एक समाज को क्रिएट किया। तो हड़प्पा और राखीगढ़ी दोनों स्थलों पर हमें समाज की उन्नति और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और वास्तुकला और योजना की झलक हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ के घर, वहाँ के नाले, निकास प्रणाली, व्यापार केंद्र, हमें ये सब देखने को मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, यहाँ का विकास हो रहा था। तो हड़प्पा का विकास कैसे हमें पता लगता है, तो हड़प्पा नगर योजना के लिहाज में अत्यंत सुव्यवस्थित था, मतलब बहुत अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था इस सभ्यता का। तो यहाँ की जो सड़क थी उसका बहुत अच्छा था कि हर जो सड़क है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, मतलब कहीं से भी
हर जगह से पता है गली खुली हुई थी, 90 डिग्री पे काटती थी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी बनाने का। आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का विभाजन हो रखा था, रहने का लोगों ने अलग घर बना रखा था और औद्योगिक क्षेत्र अलग बना रखा था। जैसे आज होता है ना शहर में इंडस्ट्री एरिया अलग होता है, रहने का अलग, बिल्कुल ऐसा इससे हमें लगता है कि हाँ विकास हो रहा था। जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हमें देखते हैं कि अंडरग्राउंड नाली थी, तो ये सब डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते थे। और क्या मिलता था हमें, तांबे का उपयोग इस समय देखने को मिलता है कि लोग तांबे का उपयोग कर रहे थे, और तांबे और स्टील को क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके कांसा बनाया गया था। तो हमें यहाँ इसीलिए इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। और पत्थर और सोने का भी प्रयोग लोग करते थे इस काल में, और इस काल में मिट्टी के बर्तन पर भी लोग अपनी चित्रकारी करते थे। तो ये सबसे हमें पता लगता है कि हाँ इतने सारे काम हो रहे थे। तो क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था। तो हमें पता लगता है कि हड़प्पा में विकास हो रहा था। अब राखी गढ़ी में विकास कैसे हो रहा था, ये कैसे पता लगता है, तो राखी गढ़ी में सामाजिक और आर्थिक जीवन की उन्नति के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी स्थान हड़प्पा जैसा ही प्रारंभिक चरण से लेकर शिखर तक विकासशील रहा है। जैसे हड़प्पा का मैंने बताया डिटो, आप वैसे ही राखी गढ़ी का लिख सकते हो। राखी गढ़ी में भी बड़े आवासीय संरचना हमें मिलते हैं, जल निकास प्रणाली मिलती है। डिटो आप जो मैंने हड़प्पा में बताया आपको, वो डिटो इसमें कॉपी कर सकते हो, बिकॉज ये सभ्यता इसी का हिस्सा थी। इसका दक्षिण भाग, हड़प्पा का दक्षिण भाग को ही राखी गढ़ी कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, यानी प्रथम जो शहरीकरण था, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, यानी उसका पतन कैसे हुआ था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन जो हुआ था वो लगभग 1900 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। इस पतन के कारणों में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है, कोई एक मत पे नहीं है कि हाँ क्यों इसका डिक्लाइन हुआ था। तो इसका मुख्य कारण बहुत लोग बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज था। कुछ कहते हैं कि ये नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं था, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। मतलब नदी होती है सिंधु घाटी सभ्यता, वो जिधर से निकलती थी उसने अपना रास्ता बदल लिया, उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो क्या हुआ, अब वहाँ की जो भूमि उपजाऊ थी, रास्ता बदलने से अब क्या हो गया, अब वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रही, बंजर हो गए, लोग के खाद्य संकट आ गया और लोग वहाँ से पलायन करने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं भूकंप आया और प्राकृतिक आपदा आई, सारा जो शहर है वो नष्ट हो गया। कुछ कहते हैं कि जैसे आक्रमण हो गया, तो कुछ कहते हैं कि आर्य का आक्रमण हो गया। तो जैसे कि जो वैदिक काल में हमारे पढ़ते हैं ना आर्य, तो उसका आक्रमण हो गया था और इन्होंने क्या करा था, सारे सिंधु घाटी जितनी सभ्यता के लोग थे उसको भगा दिया था। तो ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया। अब एक एक करके बताती हूँ आपको हड़प्पा और राखी गढ़ी का पतन के बारे में। तो हड़प्पा का जो पतन हुआ था, हड़प्पा में मिले जो साक्ष्य है वो संकेत देते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन अचानक से हो गया था, यानी क्लाइमेट चेंज हो गया था। क्लाइमेट चेंज होने से क्या हुआ, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो बड़े पैमाने पर जनसंख्या यहाँ से पलायन करने लगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब सिंधु घाट जो नदी थी उसने अपने मार्ग बदल लिया और क्लाइमेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे खाद्य संकट आने लगा, सूखा पड़ने लगा, भूमि बंजर होने लगी, तो लोगों ने पलायन कर लिया कहीं और, तो जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। उसके बाद राखी गढ़ी के बारे में बताऊं तो अगर राखी गढ़ी का पतन कैसे हुआ था, तो राखी गढ़ी में भी यही स्थिति रही है बिल्कुल। वहाँ पे भी उत्खनन से ये पता लगता है हमें कि यहाँ की बस्तियां जो है धीरे धीरे इसमें गिरावट आई, क्योंकि यहाँ पे भी जलवायु परिवर्तन हो गया, यहाँ सूखे पड़ गए, लोगों को जो अपना स्थान है उसको बदलने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ ना खेती हो रही थी, ना खाने का ना पानी का कोई साधन नहीं बचा था। जहाँ खाना पीने का साधन नहीं होगा तो लोग तो पलायन करेंगे, तो इस वजह से राखी गढ़ी का भी डिक्लाइन हो गया। तो अब जानते हैं कि जो फर्स्ट हमारा अर्बनाइजेशन था, यानी जो प्रथम शहरीकरण था, उसकी हमें कंटिन्यूटी कैसे देखने को मिलती है, यानी निरंतरता। मतलब पतन के बाद भी हमें ये शहर का अवशेष हमें कहाँ मिलता है देखने को, कि हाँ इसके जैसा शहर अब बगल में बस रहा है। जैसे होता है ना, कोई शहर बसता है वो नष्ट हो जाता है, पर उसी के जैसा कोई नया शहर बसा दिया जाता है कहीं और, तो उसी को कहते हैं कंटिन्यूटी। तो हड़प्पा और राखी गढ़ी के पतन के बावजूद इस सभ्यता की कुछ परंपराएं हमें आगे को देखने को मिलती है। जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त जो शिल्पकला है और नगर योजना है और जल निकास प्रणाली है, वो उत्तर भारत में हमें कई सभ्यता में बाद में देखने को मिलती है। कौन से बाद में, जब हम पढ़ेंगे ना, और भी मैंने तो अभी हमारे जो सिलेबस में से हड़प्पा और राखी गढ़ी दे रखा है, पर और भी है बहुत सारे ऐसे भारत में सभ्यता जो इसी टाइम पे चल रहे थे और इसी की समकालीन सभ्यता थी, तो उसमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य यद्यपि पूरी तरह से समझे तो नहीं जा सकते, लेकिन उसका प्रभाव आज भी कई भाषा और लिपि में देखा जाता है। तो उसके आसपास की ऐसी सभ्यता भी पाई गई है जिसमें भी उसकी भी भाषा समझ नहीं आती, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन था। तो राखी गढ़ी में भी यही निरंतर देखी गई है। वहाँ के भी लोग धीरे धीरे क्या हुए, नई कृषि तकनीक और व्यापारिक पद्धति को अपनाने लग गए, और राखी गढ़ी के भी समय जो क्षेत्र थे, आसपास के क्षेत्र, उसमें भी कई परिवर्तन आए और उन्होंने इस जो कल्चर था उसको अडॉप्ट किया था। तो कह सकते हो कि कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रही थी। तो अगर निष्कर्ष के तौर पे कहूँ तो हड़प्पा और राखी गढ़ी के अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि प्रथम
जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो एक जटिल और बहुआयामी थी। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों और कृषि पर आधारित थी। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो प्राकृतिक संसाधन पे हुई थी, मतलब इस नदी के किनारे हुई थी। ये नदी, इसका मेन कारण था कि नदी के बगल में उपजाऊ भूमि थी, पीने का पानी था और व्यापार करने का मार्ग था। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के कारण और कृषि के कारण ये सभ्यता बसी थी। जबकि सभ्यता बसने का कारण तो प्राकृतिक संसाधन था, पर सभ्यता के विकास का कारण व्यापार था वहाँ का, और समाज था, और वास्तुकला की उन्नति थी। लेकिन जब ये आधारभूत तत्व खत्म होने लग गए तो इस शहर का क्या होने लगा, पतन होना शुरू हो गया। और हड़प्पा और राखीगढ़ी जैसे जो प्राचीन समृद्ध और सांस्कृतिक वाले जो शहर थे, जो प्रतिनिधित्व करते थे, वो आधुनिक सभ्यता के विकास को प्रेरणा आज भी देते हैं। पर डिक्लाइन तो हो गया। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो समझ आ गया। अब हम जानेंगे जो हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन है, यानी द्वितीय शहरीकरण है, अब उसको हम पढ़ेंगे। तो द्वितीय शहरीकरण की उत्पत्ति, विकास, पतन एवं निरंतरता। तो हमें द्वितीय शहरीकरण में हमें किससे पढ़ना है, यानी ये बहुत टाइम बाद हुआ था। वो 2600 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था, जब गुप्त काल चल रहा था और मौर्य काल चल रहा था। तो गुप्त काल और मौर्य काल में मथुरा, सोपारा और कांचीपुरम जैसे जो शहर है वो बसाए गए थे। तो इसी को हम कहते हैं कि द्वितीय शहरीकरण हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दूसरा शहरीकरण है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो द्वितीय जो शहरीकरण है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण है। तो शहरीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है भारतीय इतिहास में, चाहे वो पहला हो चाहे ये दूसरा हो। तो ये दूसरा शहरीकरण है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखने को मिलती है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलती है। यानी ये मौर्य काल में, गुप्त काल में और महाक जनपद जो काल थे उस काल में हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय भी क्या हो रहे थे, शहर हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब हमें पता लग रहा था कि हाँ अभी भी भारत में शहर बस रहे हैं। यह काल शहरीकरण के पुनरुत्थान का प्रतीक था। मतलब इस काल को हम कह सकते हैं कि शहरीकरण वापस हो रहा था, शहरीकरण का वापस जन्म हो रहा था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, पर वो बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम पे हुआ था। उसके बाद ये कई बहुत ज्यादा सालों बाद ये सभ्यता उभरी थी। मतलब ये सोपारा, कांचीपुरम वाला, मथुरा, जिसमें पहली बार लोहे के उपयोग देखे गए थे। तो जो मैंने बताया था आपको, पहली जो सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब पहली जो शहरीकरण हुआ था उसमें हमें तांबे का और हमें कांसे का झलक मिलता है, देखने को आविष्कार हुआ था। पर जो हमें द्वितीय जो हमें शहरीकरण मिलता है ना, उसमें हमें लोहे का उपयोग मिलता है फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी लोहा उपयोग नहीं किया गया था। लोहे की खोज इसी काल में हुई थी, द्वितीय शहरीकरण के काल में, यानी मौर्य और गुप्त काल में। कृषि के विस्तार और व्यापारिक मार्गों के विकास और सामाजिक संरचना के बदलाव ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और जो द्वितीय शहरीकरण के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे मथुरा, सोपारा और कांचीपुरम, जो हमें पढ़ना है इसमें। तो इन स्थलों के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि इस काल की जो सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी और निरंतरता कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो दूसरा शहरीकरण था, यानी सेकंड अर्बनाइजेशन था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी। तो जो द्वितीय शहरीकरण है उसकी उत्पत्ति का जो आधार था वो कई कारकों से जुड़ा हुआ था। तो कृषि तकनीकों में सुधार हुआ था कई ज्यादा इस समय। मतलब इस समय की जो टेक्नोलॉजी है वो जो एग्रीकल्चर की थी वो डेवलप्ड हुई थी। तो डेवलप्ड होने के कारण क्या हुआ था, अब शहर की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि लोहे और औजारों का उपयोग होने लगा था इस टाइम तक। तो जब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ, पहले जो हल होते थे वो किसके होते थे, लकड़ी के होते थे, तो ज्यादा जमीन तक खुद नहीं पाता था। पर इस काल में मतलब दूसरा शहरीकरण आते आते क्या हुआ, लोहे का आविष्कार हो गया। अब जो हल है उसमें लोहा लगाने लगे। अब तुम आप लकड़ी से मारो जमीन पे और लोहे से मारो तो चोट किससे ज्यादा लगेगी, लोहे से। तो लोहे से ज्यादा चोट लगने से अब क्या हो गया, लोगों को जो जमीन है उसको वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जमीन को जोतते हैं, तो उस जोतने में आसान हो गया। अब जमीन अच्छे से जोतेगी तो आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो आपकी तकनीक अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी, आपका विकास होगा। तो यही कारण था इस सभ्यता का उभरने का। तो व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार होने लगा था और कई धर्म इस समय हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे जैन और बौद्ध धर्म का इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन था। इस काल में शहरीकरण को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कारक ये थे। तो इस काल में जो मथुरा था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र मथुरा, यहाँ व्यापार, कला और धार्मिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो मथुरा जानते हो ना आप, जो यूपी में पड़ता है। तो ये मथुरा जो है
जो ये काल था द्वितीय शहरीकरण, उसका प्रमुख केंद्र था, मतलब व्यापार का केंद्र, कला का केंद्र और धार्मिक गतिविधि का तो केंद्र है ही मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि आपको पता है। तो ये तीनों वहाँ पे कारण देखने को मिलते हैं। तो मथुरा का जो भू स्थानीय जो गंगा और यमुना का संगम वहाँ देखने को मिलता है हमें। इसके होने के कारण वहाँ की जो भूमि थी ना, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और वहाँ की व्यापार करने के मार्ग भी, क्योंकि 2 नदी है, आप नदी से व्यापार कर सकते हो नाव के द्वारा, तो मार्गों का भी प्रमुख केंद्र था। और ये बौद्ध, जैन और वैदिक जो धर्म है उसका भी प्रमुख केंद्र था, मतलब धार्मिक केंद्र भी बहुत ज़्यादा था। तो यही कारण था इस समय का शहरीकरण हुआ था उसका। तो जो अब जानते हैं हम दूसरा जो हमारा शहर था सोपारा, जो द्वितीय शहरीकरण में उभरा था। तो शहर सोपारा जो है वो पश्चिम भारत में आता है। पश्चिम भारत के समुद्री व्यापारिक केंद्र के रूप में सोपारा को जाना जाता है, जो आधुनिक काल में नाला सोपारा, आपने सुना होगा मुंबई में, आपने पिक्चर में देखा होगा, हम इसे कहते हैं नाला सोपारा, नाला सोपारा। तो महाराष्ट्र की जो नाला सोपारा है ना, उसी का नाम है सोपारा। तो ये भी है ना प्राचीन काल का ही एक शहर था। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो अरब सागर के तट पर स्थित होने के कारण हुई थी, मतलब वहाँ का जो अरब सागर है उसके कारण ही शहर बसा था। क्यों? क्योंकि जब दूसरे जो लोग हैं वो व्यापार करने आते थे समुद्री मार्ग से, तो क्या होता था, अरब के लोग, तो यहाँ का जो आसानी होती थी आने में लोगों को, तो व्यापार का एक केंद्र बन गया था ये। क्योंकि देखो जल मार्ग के पास ही तो व्यापार करेंगे ना लोग, अब वहाँ का जो शहर होगा वो क्या होगा, व्यापार का केंद्र बन जाएगा, क्योंकि लोग आगे वहीं स्थिर होंगे, जिसने इसके प्रमुख बंदरगाह शहर बना दिया। अब कोई बंदरगाह बन जाएगा जहाँ से व्यापार होगा, तो वहाँ पे तो ज्यादा लोग आएंगे, तो वो तो शहर बन ही जाएगा। तो सोपारा भारत के पश्चिम तट के प्रमुख समुद्री मार्गों के साथ साथ पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। तो पश्चिम एशिया में जितने भी व्यापार होते थे भारत के, और रोमन साम्राज्य में जो व्यापार होते थे, उसका प्रमुख जो केंद्र था वो सोपारा बन गया था, क्योंकि सोपारा से ही बंदरगाह में जो माल है उसको लाद के ले जाया जाता था विदेश में बेचने को। अब हम जानते हैं तीसरा जो इस समय का शहर जो उभरा था वो था कांचीपुरम। कांचीपुरम दक्षिण भारत में स्थित है। ये प्रारंभिक चोल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा कभी, तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चोल और पल्लव के बाद में जो विजयनगर साम्राज्य है उसका प्रमुख धार्मिक भी केंद्र था और सांस्कृतिक केंद्र भी कांचीपुरम को माना जाता है। तो यह स्थल जो है द्रविड़ वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और धार्मिक गतिविधि के लिए तो बहुत ज्यादा ही फेमस है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ सभ्यता, जो दक्षिण भारत की जो सभ्यता थी उससे उभरी थी। दक्षिण व्यापार के मार्गों का विकास के साथ इसका जुड़ा हुआ था। तो दक्षिण भारत से जितने भी लोग व्यापार करने आते थे समुद्री मार्ग से, तो वो इसी स्थान पर रुकते थे। वो विदेश के, चाहे रोमन के हो, चाहे अदर जो मतलब देश से आते थे, कंट्री से आते थे, तो वो यहीं पे आके रुकते थे, और यहाँ पे जो बंदरगाह बना था यहीं पर रुक के अपने माल को ले जाते थे और बेचते थे। तो अब जानते हैं जो दूसरी शहरीकरण जो सभ्यता थी उसका विकास कैसे हुआ था। तो द्वितीय शहरीकरण का विकास न केवल व्यापार और आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ था, बल्कि ये संस्कृति और कला से भी जुड़ा हुआ था उस समय के, और धर्म का भी प्रमुख केंद्र था। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय जो शहर था, जैसे कि मथुरा हो गई, तो मथुरा और जो कांचीपुरम देखने को हमें मिलता है ना, तो ये दोनों धर्म के बहुत ज्यादा रिलेटेड थे। मथुरा में ही जैन का भी बहुत प्रमुख केंद्र माना जाता है। मथुरा में एक जो बौद्ध धर्म है उसका भी प्रमुख केंद्र माना जाता है, और आपको पता है सनातन धर्म को तो माना जाता है श्री कृष्ण जन्मभूमि से। तो वहाँ जो लोग हैं अपने धर्म को जानने आते थे और पढ़ने आते थे, तो वहीं पे वो उसका ज्ञान लेने आते थे वो लोग। तो बहुत ये ना सांस्कृतिक महत्व से और धार्मिक महत्व से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। ये इसका पहला कारण था। तो मथुरा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो मथुरा की जो कला थी और वहाँ की जो मूर्ति कला है और जो धार्मिक वास्तुकला के प्रमुख केंद्र के रूप में मथुरा जो है वो विकसित हुआ था। यहाँ से जो बौद्ध और जो जैन मूर्ति कला है उससे अद्भुत उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसमें मथुरा के स्कूल ऑफ आर्ट का विशेष योगदान है। आपको पता है मथुरा की जो मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस थी। जो मौर्य और कुषाण काल में मथुरा ने व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख स्थल बन गया था। वहाँ पे मतलब व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था मथुरा। साथ साथ विभिन्न धर्मों का संगम भी यहाँ पे मिलता था। जैन, बौद्ध और जो सनातन धर्म है उसका प्रमुख केंद्र ये था। इससे तीन जो धर्म है उसका संगम यहाँ पे देखने को मिलता था। इससे तीन धर्म के लोग यहाँ पे आते थे और अदर धर्म के भी आते थे इन तीन धर्मों को जानने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर वैदिक और धार्मिक गतिविधि भी प्रमुख थी। यही आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ था उस समय का। यही कारण था इस शहर का बसने का उस समय का।
तो आप जानते हैं दूसरा सोपारा का। तो सोपारा जो है वो दूसरी जो हमारा शहरीकरण है उसमें आता है। तो सोपारा ने समुद्री व्यापार में विशेष भूमिका निभाई थी। जो रोमन साम्राज्य से और पश्चिमी सभ्यता से जो हमारा व्यापार होता था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो सोपारा है वो निभाता था। क्यों? क्योंकि इसके बंदरगाह द्वारा ही व्यापार करा जाता था। यह स्थल पश्चिम और दक्षिण भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बना था। ये महाराष्ट्र में आता था। भारतीय उपमहाद्वीप से जो मसाले थे, भारत के कीमती पत्थर थे और हाथी दांत और जो यहाँ की सूती वस्त्र थे वो शुरू से ही जो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और फारस जो रोमन साम्राज्य था इसमें बहुत ज्यादा ये प्रचलित थे। तो ये बंदरगाह जो है वो व्यापार के केंद्र शुरू से ही बने हुए थे सोपारा, क्योंकि सोपारा एक बंदरगाह था जिससे पश्चिम देश में व्यापार करा जाता था। तो सांस्कृतिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उसके लिए भी ये बहुत प्रमुख स्थान था और अशोक शिलालेख भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं, इसलिए ये भी धर्म से और रिलेटेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह बना हुआ था। दूसरा है कांचीपुरम। कांचीपुरम अपने धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, यही कारण है इस शहर का। तो पल्लव काल में कांचीपुरम ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। यही कारण है यहाँ की जो मंदिर है और जो यहाँ की मंदिर की वास्तुकला और शिक्षा का केंद्र जो है वो दक्षिण भारत की शिक्षा मंदिर और शहर बन गया, यही इसका कारण है। तो पल्लवों ने द्रविड़ शैली के मंदिर का निर्माण किया जो दक्षिण भारत की जो वास्तुकला है उसको बेहतर बनाती है। जो लोग यही वास्तुकला को देखने जाते हैं। यह शहर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों धर्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और लोग जो है वो ये तीनों धर्म के लोग देखने जाते थे। तो यही कारण है ये शहर का बसने का। तो आप जानते हैं जो दूसरी शहरीकरण हुआ था, मतलब सेकेंड जो हुआ था अर्बनाइजेशन, उसके पतन का क्या कारण था? तो द्वितीय शहरीकरण के कई शहर धीरे धीरे आंतरिक संघर्षों और व्यापारिक मार्गों के परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण कमजोर पड़ने लगा। तो इसके एक कारण ये है कि धीरे धीरे आंतरिक संघर्ष, मतलब आपस में ही भारत के लोग लड़ने लग गए, मतलब अलग अलग राज्य का लड़ाई हुई, तो इससे क्या हो गया, ये सब जो शहर थे वो बर्बाद हो गए। दूसरा है व्यापारिक मार्ग चेंज हो गए। अब जो व्यापार का मार्ग था और भी शहर बसाए गए, जिससे यहाँ के शहर थोड़े ढप पड़ गए। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता और होने लगी, मतलब यहाँ के जो राजा थे उसका संरक्षण नहीं मिल पाता था, कोई और जीत लेता साम्राज्य, तो इस शहर का पतन हो जाता था। तो मथुरा, सबसे पहले मथुरा का पतन जानते हैं हम। तो कुषाण साम्राज्य के पतन और गुप्त काल के अंत के साथ ही मथुरा का महत्व भी कुछ हद तक कम हो गया था, क्योंकि जब देश चले जाएगा, साम्राज्य चले जाएगा तो मार्केट भी चले जाएगा। हालांकि धार्मिक क्षेत्र तो बना रहा था, मतलब धर्म तो जहाँ क्षेत्र होता है वो शुरू से लेकर अंत तक, जब तक दुनिया रहती है तब तक वही केंद्र रहता है। पर जो व्यापारिक केंद्र था वो ठप हो गया था। लेकिन व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में गिरावट आई थी। इस दौरान कई आक्रमणकारियों ने शहर पर हमला कर दिया था मथुरा पे, जिससे इसके पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। तो लुटेरे आते थे, लूट के चले जाते थे। तो सोपारा जो है, अब सोपारा के पतन का कारण देते हैं। सोपारा का पतन जो है वो समुद्री व्यापार के परिवर्तन और अरब आक्रमण के कारण हुआ। जब अरब आक्रमण करने लग गए, वो लोग सोपारा को नष्ट करने लग गए, क्योंकि वो लूट के चले जाते थे इसे, और पश्चिमी समुद्री मार्ग में बदलाव आने लगा इस कारण। और जब व्यापार का मार्ग चेंज होने लगा, क्योंकि अरब के लुटेरे खड़े रहते थे, जब वहाँ दूसरे देश के लोग पश्चिम देश के भारत में व्यापार जो सामान लेके आते थे यहाँ, या यहाँ के लोग जो सामान लेके वहाँ जाते थे, तो ये अरब के लोग बीच में रहते थे उस सामान को लूटने के लिए। तो इसलिए जो ये जो व्यापार था ना, व्यापार का जो मार्ग उसको बदल दिया गया अरबों से बचने के लिए। अरबों से बचने के लिए अगर व्यापार का जो मार्ग है वो बदल दिया गया, तो फिर ये जो शहर है वो नष्ट हो गया, क्योंकि इस शहर की जगह अब दूसरे शहर का उपयोग करने लगी माल को उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए। तो स्थानांतरित हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद जो सोपारा है उसका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा घटने लगा था। अब कांचीपुरम के पतन का कारण क्या था? कांचीपुरम का पतन का कारण था विजयनगर साम्राज्य के बाद जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके कारण, क्योंकि कांचीपुरम एक धार्मिक क्षेत्र और दक्षिण जो शैली है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रमुख थी। इसके बावजूद भी ये धार्मिक स्थल के रूप में तो लंबे समय तक अस्तित्व में रहा, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधि में गिरावट आई, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ था, जब विजयनगर का पतन हुआ था तो ब्राह्मी साम्राज्य और जो नवाब वगैरह थे वो शासन कर रहे थे, तो उन्होंने ये जो शहर था उसको नष्ट कर दिया था और अपने हिसाब से वहाँ की जो देख रेख है वो कर देते थे। धार्मिक महत्व के कारण कांचीपुरम आज भी पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका जो शहरीकरण था उसका जो महत्व है वो राजनीतिक महत्व वो कम हो गया था।
तो अब जानते हैं कि पतन होने के बाद भी हमें इसके साक्ष्य यानी निरंतरता देखने को कैसे मिलती है द्वितीय शहरीकरण की। तो द्वितीय शहरीकरण के प्रमुख शहर का पतन हो गया था, लेकिन उसकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है वो आज भी जीवित है, इसलिए हमें उसकी निरंतरता देखने को मिलती है। मतलब पतन के बाद भी जो चीज़ देखने को मिलती है उसी को हम कहते हैं निरंतरता। तो उसका जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो उसका महत्व था ना, वो तो कम हो गया व्यापार में, पर जो आज भी धर्म से रिलेटेड और संस्कृति से रिलेटेड आज भी जो व्यापार होते हैं ना, वहाँ पे मतलब व्यापार का केंद्र वो बना हुआ है आज भी, क्योंकि मथुरा जो है वो आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध धर्म के लिए भी, जैन धर्म के लिए भी और हिंदू धर्म के लिए भी पवित्र स्थान है वो। खासकर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है वो, और वहाँ की कला, शिल्प कला आज भी लोगों को अच्छी लगती है और लोग जाते हैं वहाँ पे, इसलिए वो आज भी धार्मिक स्थल के रूप में तो उतना ही फेमस है। पर जो उसका जो शहरीकरण जो था राजनीतिक कारण से वो कम हो गया। अब सोपारा जो है उसकी निरंतरता भी आज भी देखने को हमें मिलती है पतन होने के बाद भी। कैसे? सोपारा का ऐतिहासिक महत्व आज भी शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये व्यापारिक रूप से उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन इसके ऐतिहासिक जो शोध है उसमें बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ इसका अतीत का अध्ययन मिलता है, इसलिए बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, इसलिए आज भी ये जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है आज भी, इसलिए उसकी निरंतरता देखने को मिलती है। अब कांचीपुरम पतन के बाद भी कैसे महत्वपूर्ण है? कांचीपुरम का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो आज भी बहुत ज्यादा मतलब फेमस है। इसके यहाँ पे जो दक्षिण भारत का जो प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है कांचीपुरम को, इसलिए आज भी ये उतना ही फेमस है जितना पहले था, जहाँ हर साल लाखों तीर्थी आते हैं, जहाँ प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक धरोहर जो है वो आज भी जीवित है, और यह दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र बना हुआ है। जो दक्षिण भारत की अगर आपको पूरी कल्चर देखना है, वहाँ का धर्म देखना है, तो आप कांचीपुरम ही जा सकते हो, आपको सब देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ का जो शहर का जो पॉलिटिकल जो कारण था वो ही नष्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र से अभी ये शहर कोई काम का नहीं है, पर धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा आज भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर कहूँ तो द्वितीय जो शहरीकरण है उसके दौरान मथुरा, सोपारा और जो कांचीपुरम जैसे जो शहर थे, उसने भारतीय समाज की जो अर्थव्यवस्था है और भारतीय समाज की जो संस्कृति है उसमें विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन शहरों की जो उत्पत्ति हुई थी, विकास हुआ था और पतन हुआ था, और इसकी जो निरंतरता हमें देखने को मिली जो हमने पढ़ा, ये इस काल की जो शहरीकरण केवल भौतिक विकास से नहीं हुई थी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का गहरा केंद्र था। मतलब ओनली इसमें व्यापार हमें देखने को नहीं मिलता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी देखने को मिलता है। इन स्थलों के अध्ययन से हमें न केवल प्राचीन भारत के शहर और प्राचीन भारत की संरचना के बारे में पता लगता है, बल्कि यहाँ की ये पता लगता है कि प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी वो कितनी उत्कीर्ण थी। वहाँ के जो मंदिर है दक्षिण भारत के वो टेक्नोलॉजी से बनाए गए होंगे ना, और शहर का ही एक माना जाता है, पक्की ईंट, पक्की नाली, सिंधु सभ्यता जब वैसे ही मथुरा का देखने को मिलता है। तो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व आज भी जीवित है। तो मैंने फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन दोनों आपको पढ़ा दिया। तो ये वीडियो जो होती है आपकी यूनिट नंबर 2 होती है यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप और हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो कहीं नहीं है। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।